गाइस आज हम लोगों को स्टार्ट करना है मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, आपके आईएपीएम का मॉड्यूल नंबर 1 है जो किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल का एक अगर ओवरव्यू ले लें कि ये मॉड्यूल नंबर जो 1 है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो ये डील करता है आपका फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन वाली चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, अब सर फिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड इनकम मतलब आपने ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं जहां से आपको एक रेगुलर, आपने ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए जहां से आपको रेगुलर इनकम जनरेट होने वाली है, एज वेल एज जो रेगुलर इनकम जनरेट होंगी वो फिक्स्ड रहेंगी। मतलब कि वो बार बार क्या नहीं करने वाली, वेरी नहीं करने वाली। तो सर ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे जगह है, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखना है एक बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में कि हम अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कूपन मिलता है। कूपन मतलब कि इंटरेस्ट, या फिर प्रेफरेंस शेयर में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्ट करने पर हमको एक फिक्स्ड रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें सीखना है, एक तो बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में सीखना है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशंस के बारे में सीखना है, जो आपको कैसी इनकम देती है, फिक्स्ड इनकम देती है। राइट, सो होप आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब कि चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है, आपको वो चीज़ क्लियर है। क्या चैप्टर आउटकम क्या है, क्या ऑब्जेक्ट इस चैप्टर का, कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशंस करते आना चाहिए जहां से एक फिक्स्ड इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। सो ये थेरिटिकल पार्ट है आपका फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशंस को लेकर। तो बहुत ज़्यादा मैं थेरिटिकल पोर्शन को एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली, मैं सीधा आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल सेगमेंट्स की तरफ लाता हूँ और इसका हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल सेगमेंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बॉन्ड की कि भाई बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, व्हाट इज बॉन्ड। तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। राइट, बॉन्ड क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के बदले जिस कंपनीज या जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है वहां से रिवॉर्ड के तौर पे आपको क्या रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट। वहां से रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है अपने को, इंटरेस्ट रिटर्न या फिर रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है इसी को हम लोग कूपन भी बोलते हैं, कूपन अमाउंट। कूपन अमाउंट का मतलब ही क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो एक फिक्स्ड रेट से आपको मिलने वाला है, किसके ऊपर, जितने आपने बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। राइट, ओके। सो आगे अगर हम लोग बात करें कि भाई ये बॉन्ड का वैल्यूएशन करना कैसे है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने आज कहीं इन्वेस्ट किया है 100 रुपये। ठीक है, आपने आज प्रेजेंटली कहीं इन्वेस्ट किया है 100 रुपये और आपको पता है कि हर साल ना इस पर 10 रुपीज़ का क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 रुपये पे 10% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक साल बाद इसकी वैल्यू 110 हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें 10 रुपये काय के जुड़ गए आपके इंटरेस्ट के। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर और 10 रुपये मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको जो 10 रुपये है वो फिक्स्ड अमाउंट है, जो हर साल 10-10 रुपये कांस्टेंट मिलेंगे। तो दूसरे साल में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 120। इस 110 में और 10 रुपये प्लस हो गए तो टोटल मिला के 120। अच्छा, फिर थर्ड ईयर में मैं मान के चल रहा हूँ कि और 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट, तो ओवरऑल आपके थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू कितनी हो गई, 130। सो हो क्या रहा है यहाँ पर, यानी कि जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ते जाएगा हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी तो क्या होते जाएगा, क्यूमुलेटिव होते जाएगा, क्योंकि ब्याज जुड़ते 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 वैल्यू क्या होते जा रही है, इन्हांस होते जा रही है। ठीक है, आप लोगों ने ना इंटरेस्ट का जब भी कैलकुलेशन करते तो आपने ना बचपन में कभी तो भी दो टाइप के इंटरेस्ट सीखा होगा। इफ नहीं सीखा होगा तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये शायद आपने चाइल्डहुड में, बचपन में कभी तो भी इनके बारे में डिस्कशन किया होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है आपको? सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा वो 10% है, तो मुझे 100 रुपये पर 10% फिक्स्ड है, मतलब कि 10 रुपये मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट सेम रहेगा, हर बार मुझे हर साल 10-10 रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस इंटरेस्ट को मैं क्या बोलता हूँ? सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। जो किसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, अगर मान लो यही इन्वेस्टमेंट मेरा 5 साल के लिए हो तो मुझे जो इंटरेस्ट है वो 5 ईयर के लिए मिलेगा, मतलब टोटल इंटरेस्ट 50 रुपीज़ मिलेगा, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, इसलिए काफ़ी सारे लोग इसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो शायद आपने ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कभी सीख रखा होगा। अच्छा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है एवरी ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो इंटरेस्ट फर्दर री इन्वेस्ट हो जाता है और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलता है। सर नहीं समझा, एक बार अच्छे से समझाओ। अच्छा ध्यान दो, जैसे मान लो 100 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर फर्स्ट ईयर में 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपीज़। तो 100 में ये 10 रुपीज़ जोड़कर फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। ये फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू हो गई, राइट। अच्छा, अब जब सेकेंड ईयर फिर 10% जब इंटरेस्ट मिलने के लिए आएगा, तो इस 100 पे नहीं मिलेगा, इस 100 प्लस ये जो इंटरेस्ट था इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर 110 पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 110 का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो 11 रुपीज़ होता है। और इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड करो तो आपके सेकेंड ईयर के एंड में जो वैल्यू होती है वो होती है 121 रुपीज़। ये सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू हो गई आपकी। फर्दर क्या होगा यहाँ से? फिर 10% का मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि और इस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ये 10% किस पे मिलेगा? ये 100 रुपये प्लस ये 11 रुपये का 10 रुपये का इंटरेस्ट प्लस ये 11 रुपये का इंटरेस्ट, मतलब कि कुल मिलाकर 121 के ऊपर आपको 10% मिलने वाला है, मतलब कि 12 रुपये 10 पैसे। तो ये जोड़ने के बाद, ये ऐड करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद आई गेस तो हमारी जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? हमारी अमाउंट हो जाएगी 133 रुपीज़ 10 पैसा, ठीक है। ये हमारी ये ऐड करने के बाद थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू हो जाएंगी, एंड सो ऑन। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? ब्याज पे ब्याज लगते जा रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जा रहा है, करेक्ट। क्या लगते जा रहा है इसमें? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर टू दी पावर n, या फिर आप टू दी पावर t भी बोल सकते हो, और फिर बाद में माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये आपका काय का फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, राइट। अच्छा, ये प्रिंसिपल पहले मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाता है? टोटल अमाउंट मिल जाता है कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आपका अमाउंट कितना है, और अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाता है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ओके, सो आप लोगों को एमबीए में या फिर आप लोगों को इस लेवल में ये ऑब्वियस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन नहीं देगा, तो सर फिर ये सिखा क्यों रहे हो? क्योंकि बेस है, ये बेसिक फंडामेंटल है आपको इस चैप्टर का, ठीक है। अगर इस चैप्टर को अगर सीखना है तो बेसिक फंडामेंटल यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने एक बार आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की छोटी सी कहानी को रिव्यू करवा दिया या गो थ्रू करवा दिया। ओके, सो ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाला आपके इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज़ कभी सुनी है क्या? इफ़ सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो अभी सुन लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे
टाइम आगे पास ऑन होते जाता है उस पर एक इंटरेस्ट की कॉस्ट एड ऑन होते हुए चलती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, आप किसी को आज 1000 रुपीज़ दे रहे हो, आज आप किसी को 1000 रुपीज़ दे रहे हो और वो बोलता है कि मैं आपको ये 1000 रुपीज़ 5 ईयर्स लेटर क्या करूँगा, वापस करूँगा। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद वापस करूँगा। लेकिन 5 साल के बाद कितना करूँगा बोलता है वापस? वो बोलता है कि भाई मैं 5 साल के बाद आपको 1070 रुपये वापस करूँगा। कितना करूँगा वापस? 1070 रुपीज़ रिटर्न करने की वो बात कह रहा है। ठीक है भाई, मान लिया हमने। तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हमको डिसीजन लेना है कि 5 साल बाद अगर कोई आज कोई मुझसे 1000 रुपीज़ ले जा रहा है और आफ्टर 5 ईयर बोलता है कि 1070 रुपीज़ दूंगा। सो क्या ये डील, ये सौदा मेरे लिए फ़ायदेमंद है? तो भाई ये पता कैसे चलेगा मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? तो मेरा कुछ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कुछ सोच रखा होगा ना कि मेरे इस 1000 रुपये के ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए था। इसको आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, इसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, जो बोलना है बोलो। तो ये जो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1000 रुपये पर आप कितना कमा सकते थे। जैसे आपने उसको दिया तो वो तो आपको 70 रुपये ऊपर के दूंगा बोलता है, कितना साल पैसा यूज़ करने के बाद, 5 ईयर्स आपका पैसा यूज़ करने के बाद। लेकिन आपको भी तो कुछ आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न होगा कि आपको 10% इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए था, 15 चाहिए था, 12 चाहिए था, 20 चाहिए था। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 10%। आपने सोचा था कि क्यों ना इस पर्टिकुलर 1000 रुपीज़ पर मैं 10% ईयरली कमाऊंगा, वो भी कंपाउंड तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट से कमाऊंगा, ऐसा आपने सोचा था। तो लेट्स सी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर ये 10% के हिसाब से कंपाउंड होता 5 ईयर्स लेटर, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? अगर 1070 से कम है और हमको मिलने वाले 1070, तो भाई अच्छी बात है। अगर 1070 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है 5 ईयर्स के बाद और मिल रहे कम, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? मैं पहले लॉजिकल बता रहा हूँ, फिर इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस 1000 रुपीज़ में आपको 10% ऐड करना है। कीजिए, 1000 रुपये में 10% ऐड कीजिए और मुझे बताइए वैल्यू कितनी आती है। तो ऐड करने के बाद यहाँ वैल्यू आ जाती है 1100 रुपये। क्या बात है, यानी फर्स्ट ईयर में ही वैल्यू 1100 हो गई। फर्स्ट ईयर में ही वैल्यू कितनी हो गई? 1100। ये तो यही समझ में आ गया कि बकवास है, 1170 तो मिलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद ही तो उसकी वैल्यू 1100 हो गई और आप बोलते हो 5 साल बाद 1070 रुपये देंगे। पहले हम यहाँ सौदे को क्या कर देंगे? कैंसिल। क्यों? क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा नहीं है ना। आप 5 साल बाद मतलब मात्र 70 रुपये देने वाले हो, यानी ओवरऑल 5 साल में सिर्फ 70 रुपये का ग्रोथ। जबकि अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 10% है, मुझे तो पहले साल में ही 100 रुपये का ब्याज चाहिए। तो ये अमाउंट हम कहीं भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा एक अमाउंट आपको देता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो जाए। जैसे मैं 1670 बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि 5 साल बाद मैं आपको 1670 रुपये देने वाला हूँ, 1070 नहीं, उसकी जगह क्या बोलते हैं? 1670 देने वाले हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर के एंड में ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, जिसको आप P0 भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू हो गई, जिसको मैं P1 बोलता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई, जिसको मैं P1 बोलता हूँ। अच्छा, फिर इस 1100 में फिर सेकेंड ईयर में और 10% जुड़ेगा, तो इसमें प्लस और 10% कर दो। तो जैसे आप इसमें प्लस और 10% करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1210। कितनी हो जाएंगी? 1210। तो ये 1210 आपके सेकेंड ईयर के एंड का प्राइस है। ओके, फिर थर्ड ईयर, फिर इसको क्या करेंगे? री इन्वेस्ट करेंगे, फिर से इसमें 10% और जुड़ जाएगा। तो थर्ड ईयर के एंड में इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी? 1331। ये कब की वैल्यू है इसके? थर्ड ईयर के एंड की, मतलब P3। अच्छा, फिर इसमें 10% जोड़ेंगे, तो फिर अगर मैंने फर्दर इसमें अगर 10% और जोड़ दिया तो वैल्यू होती है 1464 रुपये। ये मेरी फोर्थ ईयर के एंड की वैल्यू है। फिर इसमें अगर मैंने 10% अगर सपोज करो और जोड़ दिया तो वैल्यू 5वें साल के एंड में कितनी पहुंच जाती है? वो पहुंच जाती है 1610 रुपये 51 पैसे। ये मेरे 5वें साल की वैल्यू है। अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। अगर मुझे 10% ही रिटर्न चाहिए तो आफ्टर एंडिंग ऑफ द 5th ईयर मेरे बॉन्ड की या मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होनी कितनी चाहिए? होनी चाहिए 1610 रुपये या 1611 पकड़ लो।
ठीक है। लेकिन सामने वाला मुझे ऑफर कितना कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मैं 5 साल बाद आपको 1670 दूंगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर बॉन्ड को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस है करना चाहिए, क्योंकि जिस बॉन्ड की वैल्यू 1610 है आपको वो 1670 रुपये रिडीम्ड करने वाला है। नहीं, कहीं ना कहीं 60 रुपए के आसपास वैल्यू आपको ज्यादा देने वाला है ना। राउंड फिगर 59.49, मतलब कि राउंड फिगर बोलो तो 60 रुपए आपको ज्यादा मिलने वाले। तो आपने बेटर है कि क्या करना चाहिए, इसको मतलब कि खरीद के रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 1670 आपको क्या होने वाले हैं, वापस होने वाले हैं। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब सर ये क्या अगर 10 साल के लिए बोलेगा तो क्या 10 साल तक ऐसा जोड़ जोड़ के देखेंगे क्या? नो, आपको 10 साल तक के जोड़ जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? तो एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट में हमेशा 10% का में कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ग्रोथ कर रहे हैं हम। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें? तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका था, फॉर्मूला था हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कांस्टेंट है क्या यहां पर, ठीक है। इसी सेम चीज को अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर करने जाते हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये कांस्टेंट है, बराबर 1000 रुपीज, और हमको एक कंसिस्टेंटली क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। हमारे इंटरेस्ट में कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 + r टू दी पावर t, टू दी पावर t, ठीक है। तो 1 + r मतलब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो 10% को मैं कैसे लिखूंगा, 0.10, क्योंकि 10% का मतलब ही क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई 100, और 10 डिवाइडेड बाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.10, ठीक है। तो मैंने आर की वैल्यू लिख लिया 0.10, और टाइम कितना था मेरे पास, 5 ईयर, तो टू दी पावर 5, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था हमने, 1000 रुपीज, बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 0.10, तो ये प्लस होने पर आ जाता है 1.10 टू दी पावर 5। अगर आपके पास कैल्सी है तो आप कैल्सी पर कमांड दीजिए 1.10 इंटू, ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कैल्सी पे कमांड दे दो, 1.10 इंटू, और 4 बार इक्वल्स टू की बटन प्रेस करो। आपके कैल्सी पर इक्वल्स टू होगा तो वो 1 2 3 4 टाइम प्रेस कर दो, ठीक है। तो देखो आपके सामने एक रिजल्ट मिल रहा होगा 1.61051, ये एक आपको फैक्टर मिल रहा होगा, ठीक है। इस फैक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर वैल्यू निकली, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि भविष्य में 5 साल बाद आपके 1 रुपए की जो वैल्यू है ना वो कितनी होने वाली है, 1 रुपये 61 पैसे के आसपास होने वाली है। ये जो फैक्टर जो निकल रहा है, इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, कि 5 साल के बाद आपकी 1 रुपए की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो वो होने वाली है 1.61051। और अगर इस 1 रुपए की वैल्यू इतनी रहने वाली है तो 1000 रुपए की वैल्यू कितनी रहेंगी, तो 1000 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो आंसर बिकम 1610 रुपये 51 पैसे। एंड यही सेम आउटकम आया था क्या हमारे पास, जैसे मैं ऐड करके चल रहा था, सेम आउटकम आया था। तो आप चाहो तो आपको अगर अमाउंट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, या फिर अपना लॉजिक लगा के डायरेक्टली ऐसा प्लस भी कर सकते हो, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 + r टू दी पावर n, या फिर उसकी जगह आप t भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका काय का फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू में पहुंचने के लिए। अच्छा, तो फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, आपको क्या पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है, और प्रेजेंट वैल्यू पर आना है, सो क्या हम लोग आ सकते हैं? आप लोग प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर पे कैसे जाते हो, जो भी प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है, मतलब कि जैसे मेरे एग्जांपल में 1000 रुपीज था, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 + r
1+r⁻t से, मतलब किससे, ये क्या होता है, ये होता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या होता है ये, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये एक इंटरेस्ट फैक्टर निकल जाता है, इससे मल्टीप्लाइड करते हो तो आपको क्या पता चल जाता है, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इसी तरीके से जब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो, मतलब फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, तो सेम फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपका, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है p अपनी जगह पे ही रहेगा और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ऐसा ही होगा। 1 ये आपका जो प्रेजेंट वैल्यू वो अपनी जगह पर है, इधर वैल्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, और ये वाला टर्म उठ के इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1+r⁻t। तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता है और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो। सर जैसे एग्जांपल दो, तो यही वाला एग्जांपल देता हूं, यही सेम एग्जांपल देता हूं, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई वैल्यू है जो आफ्टर 5 ईयर आपकी 1610 रुपए 51 पैसे होने वाली है। आफ्टर 5 ईयर एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपकी ये वैल्यू रहने वाली है। तो आपको बताना है आज प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी है, और एक ग्रोथ हो के कितने का ग्रोथ हुआ था इसमें, 1 साल, फिर दूसरे साल 10% का ग्रोथ, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, एंड फाइनली 5th ईयर के एंड में उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। फाइनली 5th ईयर के एंड में इतनी वैल्यू हो जाती है। तो ये तो हो गया था प्रेजेंट से फ्यूचर पे आने के लिए, फ्यूचर वैल्यू है, बट प्रेजेंट ही क्वेश्चन मार्क है, प्रेजेंट ही क्वेश्चन मार्क है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, अपने को पता है कि ये 1610 रुपए 51 पैसे में ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। अगर आप फ्यूचर वैल्यू से किधर आ रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हो, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग करना। क्या करना, डिस्काउंटिंग करना। क्यों डिस्काउंटिंग, मतलब वैल्यूज को कम करना। ऑब्वियस है फ्यूचर से प्रेजेंट पे आओगे तो प्रेजेंट की वैल्यू क्या होंगी, कभी भी कम होंगी, और फ्यूचर की वैल्यू हमेशा क्या होंगी, ज्यादा होंगी। सो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r⁻, या तो t लिख लो या तो n लिख लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप t या n दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। जरा करो तो इसे, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं आपको, 1610 रुपए 51 पैसे डिवाइडेड बाय 1.10 जैसे अगर 5 साल के लिए है तो 5, ठीक है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे कमांड देकर डायरेक्ट आप प्रेजेंट वैल्यू के पास आ सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कहां पहुंच सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू के साथ। कैसे करेंगे सर, आप कैलसी पर टाइप कर लो, नॉर्मल आपकी जो कैलसी है 1610.51, ठीक है। आपने ये फ्यूचर वैल्यू टाइप किया, फिर उसके बाद काय का सिंबल है यहाँ पर, डिवाइड का, तो कर दीजिए डिवाइड। क्या करना है, 1.10, और क्योंकि 5 टाइम डिस्काउंट करना है तो 5 टाइम इक्वल्स टू दबाते जाओ। तो जैसे आपने फर्स्ट टाइम इक्वल्स टू दबाया ना, तो आपको एक्चुअली ये 4th ईयर के एंड की वैल्यू मिल गई होंगी। कितनी मिली है, 1464.10। अच्छा, फिर जैसे आपने एक बार और फर्दर इक्वल्स टू दबाया, ठीक है, जैसे आपने फर्दर एक बार और इक्वल्स टू दबाया तो आपको 3rd ईयर के एंड की वैल्यू मिल गई होंगी। फिर जैसे आपने एक बार और इक्वल्स टू दबाया, 2nd ईयर के एंड की वैल्यू मिल गई होंगी। जैसे आपने और एक बार दबाया होगा, आपको 1st ईयर के एंड की वैल्यू मिल गई होंगी, और उसके बाद आपको फाइनली प्रेजेंट वैल्यू भी मिल गई होंगी, ठीक है। ये आपके 5th ईयर की वैल्यू, ये आपके 4th ईयर की वैल्यू, 3rd ईयर के एंड की वैल्यू, 2nd ईयर के एंड की वैल्यू, एंड जो 1st ईयर उसके एंड की वैल्यू। तो वहां से आप जैसे डिस्काउंट करोगे तो आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी पता चल जाएगी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ठीक है। आपको क्या पता चल जाएगा, आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो आप लोगों को डिस्काउंटिंग करना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप लोग डिस्काउंटिंग करके अगर फिगर देखोगे तो लाइन से आपका ये फिगर किस तरीके से आ रहा होगा। इफ अगर मैं फिगर आपको बताते चलूं तो यहाँ से ये आई थिंक सो जैसे 1464, फिर उसके बाद अगर और डिस्काउंट करोगे उसको तो फिर कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 1331। फिर अगर उसको फर्दर अगर आप एक बार और इक्वल्स टू दबाते हो तो 1210, और अगर आप फिर से एक बार इक्वल्स टू दबाते हो तो 1100, एंड जो लास्ट 5th टाइम जो रहेगा आपका
जो पांचवा रहेगा उसके बाद आपको फाइनली आंसर कितना मिलने वाला है 1000 का। ठीक है, आप चाहो तो अपने कैलसी पर आप एक बार परफॉर्म करके देख सकते हो। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग करना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कंपाउंडिंग करना क्या होता है और डिस्काउंटिंग करना क्या होता है। कंपाउंडिंग करने का मतलब होता है आप प्रेजेंट वैल्यू से कहाँ जा रहे हो? फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्काउंटिंग की, डिस्काउंटिंग या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालने की, किसकी? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको? फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाना पड़ता है। मतलब कि आपको रिवर्स ईयर्स में क्या होता है? चलना पड़ता है। किसके अंदर? डिस्काउंटिंग के अंदर। सो ऑलवेज रिमेंबर्ड, जो भी फ्यूचर वैल्यूज होती है ना, इनकी वैल्यू हमेशा याद रखना क्या होती है? हाइयर होती है। कैसी होती है? हाइयर होती है। जबकि जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू रहेंगी इनकी वैल्यू चेक कर लेना, ऑलवेज कैसी रहती है? लोवेस्ट रहती है, लोअर वैल्यू रहती है आपकी। ठीक है, सो आप लोगों को कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं करूँगा। ओके ना, ये अगर आप नोटिस कर रहे हैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली आपकी नोट्स भी यहाँ पर चल रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने बता रहा है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? ठीक है सर, ये तो बड़ा अजीब फॉर्मूला, अजीब नहीं है, बस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर दिया है। ठीक है, यही फॉर्मूला सेम हमने भी पढ़ा था। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम पी से भी डिनोट करते हैं, 1 प्लस आर टू द पावर एन। और अगर मैं बोलूँ क्या मुझे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू को अपनी जगह पे कांस्टेंट रखता हूं, ये इधर आके डिवाइड में चली जाएगा। सो हम लोगों को अगर यहीं से डिराइव करना है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरी टर्मिनोलॉजीज है जो इधर मल्टीप्लाइड में, इधर आकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। तो इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ, 1 प्लस आर टू द पावर एन। लो, बन गया आपका फॉर्मूला, काय का? प्रेजेंट वैल्यू का। करेक्ट, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी बनाया गया प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, क्या फॉर्मूला यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, जहां पर आपका पीवी क्या डिनोट करता है? आपका प्रेजेंट वैल्यू डिनोट करता है। ठीक है, पीवी क्या डिनोट करता है? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एफवी क्या डिनोट करता है? फ्यूचर वैल्यू। आर क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ईयर्स। करेक्ट, ओके। तो एक एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उठाइए कैलकुलेटर और एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कीजिए। चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या बोलता है? कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। अ पर्सन विल रिसीविंग 3000 रुपीज आफ्टर 8 ईयर, और डिस्काउंट रेट कितना दे दिया? 10%। मतलब सीधा सीधा आपको क्या बोल दिया उसने? आपको क्वेश्चन वाले ने फ्यूचर वैल्यू दे दिया है। 3000 रुपए क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। 8 क्या है? एन है, टाइम है, बराबर। और आर कितना है? आर है 10%। ओके, आर कितना है? 10%। ये तीन चीजें आपको दे दिया है। अब डायरेक्टली या तो फॉर्मूला लगाओ या लॉजिकल चलना है तो लॉजिकल चलो। मैं पहले आपको लॉजिकल बताने की कोशिश करता हूं, फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर भी रख के निकाल सकते हैं। लॉजिक ये है कि आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, P0 की वैल्यू निकालना है। किसकी? P0 की। जबकि आपको ये अमाउंट जो दे रहा है ना, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8वें साल के एंड की वैल्यू दे रहा है। मतलब आपको जो प्राइस बता रहा है वो 8वें साल के एंड में 3000 रुपीज रहेगा बोलता है, बराबर। तो उसकी आज में वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? आपको ये निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक एक साल करके डिस्काउंट करना पड़ेगा। मतलब पहले 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर मतलब कि आर तो यहाँ 10% है, मतलब 1.10। तो जैसे इसको मैं एक बार इक्वल्स टू करूंगा, मतलब कि 3000 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये आ जाता है 2727। ठीक है, 2727। ये क्या हो गया? आपके 7th ईयर के एंड की वैल्यू। फिर फर्दर इसको और डिवाइड करेंगे 1.10 से,
क्योंकि इसमें तो ब्याज का एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू करीबन 6th ईयर के एंड में आ जाएंगे 2479। ठीक है, फिर इसको डिस्काउंट कर देंगे। तो फिर इसको अगर मैं डिस्काउंट करूंगा 1.10 से डिस्काउंट करके, तो आई थिंक सो फिर आपकी कुछ 2254 या 53 समथिंग कुछ अमाउंट आएंगी। देन फिर फर्दर इसको डिस्काउंट करेंगे। ऐसा हर साल इसको डिस्काउंट करते हुए चलना है कि कब तक के ये 0 ईयर तक पहुंचने तक, मतलब कि कितने बार करना पड़ेगा आपको, ओवरऑल 8 ईयर्स तक डिस्काउंट करना पड़ेगा। और वही अगर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर आप चलते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन। जो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलने वाली है 3000 एंड 1 प्लस आर, आर है यहाँ पर 0.10 टू दी पावर एन है यहाँ पर 8। तो आपको बस इस फॉर्मूलेज में वैल्यूज को रख देना था, आपका आंसर सिंप्लीफाइड हो जाता। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1.10 टू दी पावर 8। तो इसको आप कैसे कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करोगे, उठाओ अपना ब्रह्मास्त्र कैलकुलेटर और शुरू हो जाओ। कैलसी पर मैं जैसे जैसे कमांड दे रहा हूँ वैसे वैसे टाइप करो। पहले 3000 कर लो, फिर दूसरा स्टेप है आपका डिवाइड का सिंबल प्रेस कर लो, फिर थर्ड है आपका 1.10 और फोर्थ स्टेप है आपका 8 टाइम इक्वल्स टू दबाओ। 8 टाइम बोलने का मतलब ऐसा, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। तो यू विल गेट द, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको क्या पता चल जाएगा, इस प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। आई थिंक सो 1400 रुपए के आसपास आती है। कितनी आती है वैल्यू, 1400 के नियर अबाउट इसकी वैल्यूज आती है। सो दिस इज योर कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। आप क्या निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। आपके पास कितना प्रेजेंटली कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाला है, आपको वो बात की क्या मिल गई, यहां से जानकारी मिल गई। होप एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्लियर। अगर आपने अपने एंड से किया होगा तो भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सिनारियो कि चलो कैश फ्लो तो आ रहा है मेरे पास, लेकिन वो सिंगल नहीं है, सिर्फ एक बार नहीं आने वाला, सिर्फ 8वें साल के या 5वें साल के या 6वें साल के एंड में नहीं आने वाला। ये मुझे कब आएगा, तो ये मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई सिंगल पीरियड में ना आते हुए हमको एक रेगुलर इंटरवल में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में आ रहे हैं और अनइवन कैश फ्लो आ रहा है। अनइवन मतलब कोई कांस्टेंट अमाउंट नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं फर्स्ट ईयर में मेरे को 10,000 रुपए मिल गए, सेकेंड ईयर में वही मुझे 15,000 रुपए मिल गए। 4 साल का डेटा ले रहा हूं, थर्ड ईयर में फिर मुझे 8,000 मिल गया, फिर मुझे 12,000 मिल गया। तो अगर ऐसा मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 4 साल के अंदर कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ, तो ये 10,000 प्लस ये 15, 25,000, 25 और 8 कितना हो गया आपका 25 और 8 33,000, 35 45,000। तो आपको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 45,000 की हमारी क्या हो गई है, कैश जनरेट हो गई है। लेकिन ये एक साल के अंदर नहीं हुई है, ये 45,000 जनरेट होने के लिए 4 साल लगे। तो इसको हमने क्या करना चाहिए, डिस्काउंट, ताकि मुझे इसकी क्या पता चल सके, प्रेजेंट वैल्यू पता चल सके। तो जो डिस्काउंट करते हैं ना, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है, उसी फैक्टर को हम लोग क्या भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF। तो मैं बोलता हूं कि आप यहां पर अपने मन से एक अज्यूम कर लो 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, 10% चल रहा है। तो आप ना एक ऐसा फैक्टर निकालोगे, मतलब कि आपको इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। सर कैसे निकलता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर डिस्काउंटिंग। आपको क्या करना है, कीजिए कैलसी पर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, तो फर्स्ट ईयर का आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना गया, 0.909090। ठीक है, फिर से सेम चीज आप एक बार आपके कैलसी पर फिर से आप क्या कर दीजिए, ये जो 9 पॉइंट कितना आया था, 900 जो आया था, या तो आप कैलसी पर सिंपल इक्वल्स टू के बटन दबाते चलो, तो आपको सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का वैल्यू मिल जाएगा।
ठीक है, जरा कीजिए आप लोग अपने कैलसी पर। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 टू दी पावर 5 है, तो कैलसी पर एक बार 1 दबाओ, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है क्या। फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, और वो वैल्यूज को सब यहाँ पर क्या करते चलो, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, कीजिए इतना आप अपने एंड से, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो आप लोगों को हमने कहा कि भाई ये आपके पास 4 अलग अलग सालों में, फर्स्ट ईयर में 10,000 कैश आया, सेकेंड ईयर में 15,000 आया, थर्ड ईयर में 8,000 आया, और फोर्थ ईयर में 12,000 आया। मतलब कुल 4 साल मिला के 45,000 की कैश आ रही है। लेकिन मुझे चाहिए कि इसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, और मैं सबके लिए आपको जो डिस्काउंट रेट है कॉमन बता रहा हूँ कि कॉमन डिस्काउंट रेट क्या है यहाँ पर 10% है, यानी डिस्काउंट रेट मैंने आपको कॉमन बता दिया। तो आप क्या कर सकते हो, इस 10% को डिस्काउंट कर सकते हो। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.10 टू द पावर 5। तो कीजिए कैलसी पर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू, जैसे आप इक्वल्स टू दबाओगे तो फर्स्ट ईयर का जो डिस्काउंट वैल्यू वो आएगा 0.9090। फिर जैसे सेकेंड टाइम इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका आंसर आएगा 0.8264। फिर जैसे इक्वल्स टू दबाओगे तो फिर आएगा आपका आंसर 0.7513। फिर जैसे आप चौथी बार इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6830। और जैसे पांचवी बार इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.62। वैसे तो हमको 4 साल तक ही चाहिए था, 5वां साल जरूरी नहीं था, क्योंकि अपने को 4 साल तक ही डिस्काउंट करना है। तो पहले साल का डिस्काउंटिंग रेट ये हो गया, दूसरे साल का डिस्काउंटिंग रेट कितना हो जाएगा 0.8214। फिर तीसरे साल का क्या हो गया आपका 0.7513। फिर चौथे साल का 0.6830। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकला। अब क्या करो, इस कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो आपको कैश फ्लो भी पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो भी पता चल जाएगा। तो पहले साल का आ जाएगा 9090, दूसरे साल का कितना आ जाएगा 15,000 इंटू 0.8214, तो ये आ जाएगा 12,321। तीसरे साल का कितना आ जाएगा 8,000 इंटू 0.7513, मतलब कि 6,010 रुपये, और 12,000 इंटू 0.6830, तो ये हो जाएगा 8,196। और इन चारों अमाउंट को अगर आप आपस में जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना होता है। ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना होता है आपको वो पता चल जाएगा कि 4 साल में जो पैसे आने वाले हैं उसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है। तो ये चारों ईयर्स की कैश फ्लोज को अगर आप आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए, आई थिंक सो ये 35,000 35,617 समथिंग। यस, हाँ 35,617 ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ रहा है। सो आपके पास ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन कर लो, या फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू, अब क्योंकि आपके पास देखो पहले साल की फ्यूचर वैल्यू अलग थी, डिवाइडेड बाय उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना था एक साल के लिए। फिर दूसरे साल की आपकी फ्यूचर वैल्यू अलग थी, सेकेंड ईयर में आपको जो फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है वो अलग मिलने वाली है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कॉमन है, लेकिन डिस्काउंट तो इस दूसरे साल को 2 साल के लिए करना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर में फ्यूचर वैल्यू अलग है, उसको भी क्या करना है 3 साल के लिए डिस्काउंट करना था। और चौथे साल में भी फ्यूचर वैल्यू क्या है आपके डिफरेंट है, उसको भी क्या करना है डिस्काउंट करना है। सो पहले साल में कैश फ्लो मैंने आपको कितना बोला था रखने के लिए 10 15 8 10,000। ठीक है 10,000। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में कितना बोला था 15,000, फिर 8,000 एंड फिर 12,000। ऐसा 4 साल में आपका कैश का फ्लो गिवन था। और अगर आप चारों साल को डिस्काउंट करते हुए चलो 1.10 टू द पावर 1, 1.10 टू द पावर 2, 1.10 टू द पावर 3, 1.10 टू द पावर 4,
तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो पहले साल का आंसर ही आ जाएगा 9090। करके देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। कैलसी पर आप कमांड दे सकते हो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू जैसे कि है, तो ये मिल गया होगा आपको 9090। अच्छा, फिर सेकेंड ईयर में अलग अमाउंट है 15,000 डिवाइडेड बाय 1.10, और क्योंकि टू दी पावर 2 है मतलब आपको 2 साल के लिए डिस्काउंट करना है, तो 2 टाइम इक्वल्स टू प्रेस करना, 2 टाइम इक्वल्स टू प्रेस करना, तो आंसर आता है 12,396 पॉइंट समथिंग। तो आप राउंड फिगर उसको 97 भी बोल सकते हो। फिर सेम इसको डिस्काउंट करना है, थर्ड वाले इसको 8,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3, तो ये आ जाता है आपका 60105 तो आप या 6 तो राउंड फिगर करके इसको आप 11 भी कर सकते थे चाहे तो। और लास्ट आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4, ये 4 साल के लिए डिस्काउंट करना था 8,196। और जब सबको आपस में आप अगर ऐड कर देते हैं तो सबको ऐड करने के बाद जो आपको टोटल मिलती, तो आपकी टोटल आ रही है 35,693। आप अगर आंसर चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे यहाँ पर कुछ फर्क पड़ गया किसका, कुछ रुपए का। यहाँ पर भी 35,617 था और यहाँ 35,693। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने ना डेसिमल के बाद रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 4 डिजिट बस, जबकि ये वाले तरीके में रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। इसमें तो पूरा हम लोग डायरेक्ट कैलसी पर ही कर रहे हैं, तो डेसिमल के 4 डिजिट के आगे के भी नंबर कंसिडर कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत माइनर रुपीस का फ्रैक्शंस फर्क पड़ जाता है, बट वो उतना कंसिडर्ड नहीं किया जाता। मतलब इस डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। मतलब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लो या फिर डायरेक्ट वो टेबल बना के निकाल लो, दोनों भी क्या है अपने आप में सही है, ठीक है। जैसे आपके नोट्स में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है? कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। आपको कैश फ्लो दिया हुआ है 4 अलग अलग सालों के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट है। ये बड़ी मजेदार बात है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। 1500, 3,000, और कैश फ्लो भी डिफरेंट है। तो पहला अगर आपको टेबुलर फॉर्म में करना है, टेबल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? अगर मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करूं तो आप हेडिंग दे दोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बराबर। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉलम बना लो ड्यूरेशन का, फिर दूसरा कॉलम बना लो कैश फ्लो का, फिर तीसरा कॉलम बना लो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, और चौथा कॉलम बना लो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो का। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कैसे निकलता है? ये निकलता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इनटू कैश फ्लो, इससे मल्टीप्लाइड करके। अच्छा, ये कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, इससे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकल जाएगा आपका। और कैश फ्लो तो आपको क्वेश्चन में मोस्टली गिवन ही होगा, ठीक है। तो आपको पहले साल में कितना कैश मिलने वाला था? तो पहले साल में आपको कैश आने वाला था 1,500 रुपए का, ओके कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर में कितना आने वाला था? 3,000 का। फिर थर्ड ईयर में कितना आने वाला था? 2,200 का। एंड फोर्थ ईयर में कितना आने वाला था? 3,000 का। ऐसे आपको 4 साल में कैश फ्लो के बारे में जानकारी बताया, ठीक है। क्या बताया आपको? कैश फ्लोज के बारे में जानकारी बताया, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लेता। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? तो 1 डिवाइडेड बाय, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सेक फॉर योर कैलकुलेशन में यहाँ ब्रैकेट में इसका कैलकुलेशन बता रहा हूं। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो आर कितना बोला यहाँ पर? 3%, तो 0.03 ले रहा हूं मैं, टू दी पावर 1, क्योंकि सिर्फ एक साल के लिए डिस्काउंट करना है, तो कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.03 इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू आती है 0.9708। उसी तरीके से अब जब सेकेंड ईयर का डिस्काउंट करूंगा तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट अब अलग बदल गया है। अगर कांस्टेंट होता तो इक्वल्स टू दबाते चलता, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है यहाँ। तो फिर से क्या आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय
1.04 टू दी पावर टू। तो आपको क्या पता चल जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता चल जाएगा। उसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए भी और उसी तरीके से फोर्थ ईयर के लिए भी आपको पहले उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो, ठीक है। और फिर क्या कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ये फाइंड कर लो आपस में मल्टीप्लाइड करके। तो ये एक तरीका है आपका टेबुलर वाला, या फिर सीधा सीधा फॉर्मूलेज में वैल्यू रख दो, ठीक है। डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है तो डायरेक्ट क्या करो, फॉर्मूलेज में डायरेक्टली वैल्यू रख दो। जैसे फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा था 1500 डिवाइडेड बाय 1.03 टू द पावर 1। फिर दूसरा 3000 डिवाइडेड बाय 1.03 टू द पावर 2। फिर थर्ड ईयर में 2200 1.03 टू द पावर 3। फिर लास्ट इसमें कितना है आपका ये 3000, ठीक है। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1.03 टू द पावर 4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अगेन कैलसी पर ट्रिक वही है, 1500 डिवाइडेड बाय 1.03 और पावर में 1 है मतलब एक बार इक्वल्स टू दबाना है, पावर में 2 है मतलब 2 बार इक्वल्स टू दबाना है, पावर में 3 है मतलब 3 टाइम्स और पावर में 4 है मतलब 4 टाइम इक्वल्स टू दबाना है। सो यू विल गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट कैसा मिलने वाला है, सो यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू रिजल्ट। तो पहला जो इसका जो 1500 को डिस्काउंट करोगे इस रेट से तो आई थिंक सो 1456 रुपए के आसपास कुछ आएगा। फिर सेकेंड वाला आएगा 2773, ठीक है। फिर चौथे वाले का आ जाएगा 1874, फिर 2468 और फिर इन सब का चारों सालों की टोटल मार देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको एक प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा कैश फ्लो का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना 8571, राउंड फिगर में अगर बात करो तो 72 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना चाहिए था। अगेन एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप्ड प्रॉब्लम है क्योंकि इसी पर सारा का सारा आगे बेस्ड है चीज़ें। ओके, थर्ड वाला एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। जस्ट उठाइए कैलकुलेटर और अभी तुरंत कर लीजिए, ठीक है। बोलते हैं ना नगद हिसाब, तो नगद हिसाब कर लीजिए, यहाँ पर तुरंत उठा के कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपको एन्यूटी अमाउंट पता है, अच्छा एन्यूटी अमाउंट पता है। एन्यूटी का मतलब क्या होता है, एन्यूटी का मतलब होता है लगातार पैसे आना, ठीक है। एन्यूटी का मतलब क्या होता है, आपको एक रेगुलर इंटरवल में पैसे आते हैं। तो और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिस्काउंट कितने रेट से करना है 8, और यहां पर आप लोगों को एन्यूटी ड्यूरेशन दिया है 5 इयर्स का। आपको बताना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि आपको हम आने वाले 5 सालों तक, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा हूं, आपको आने वाले 5 साल तक, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर साल हम आपको कितना देंगे 50 के 50 के 50 के 50 के 50 के, यानी कि हर साल 50-50 हजार रुपए एन्यूटी अमाउंट मिलने वाला है, बराबर। ये कैश फ्लो हो गया हमारा जो कि कांस्टेंट है। कैश फ्लो कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, आपको डिस्काउंट रेट पता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट आपको, आपका एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट आपको पता है, तो आप क्या कर लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल लो। अगर आपको डिस्काउंटिंग रेट पता है, जैसे इस गिवन क्वेश्चन में कितना है 8%, बराबर कितना 8%, तो 8% के हिसाब से अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल्स टू 0.9259। सेकेंड ईयर के लिए डिस्काउंटिंग रेट निकाला 0.8573, फिर 0.7938, फिर 0.7350, फिर 0.6805, या राउंड फिगर इसको 1 भी कर सकते थे। अब क्या करो, सारे कैश फ्लोज को इस डिस्काउंट रेट के साथ मल्टीप्लाइड करो तो आपको क्या पता चल जाएगा,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो पता चल जाएगा। तो 50,000 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। और इसकी अगर टोटल मार लिए तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो इतना या तो एक तरीका हो गया टेबुलर फॉर्म में, या तो टेबल बना के ऐसा करो, या दूसरा सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो। अब मैं फॉर्मूले के भी आपको दो तरीके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला तरीका तो ये जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला ही है, रट्टा मार के चले जाओ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला, या तो ऐसा रट्टा मार के चले जाओ, या तो रट्टा मारते नहीं जमता, ठीक है। अगर रट्टा मारते नहीं जमता तो 2 3 4 5, तो हमारे पास दूसरा भी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, हमारे पास समहाउ दूसरा तरीका भी है। एक तो एज इट इज फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूले पे बाद में आऊंगा, पहले मैं अपना फॉर्मूला बताता हूं। आपको पता है ना कि हम लोगों ने कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मेरे पास मान लो कोई प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है और मुझे क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू, कि टोटल फ्यूचर में कितना मिलने वाला है, ठीक है। टोटल फ्यूचर में कितना मिलने वाला है मुझे ये फाइंड आउट करना। तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है। सर अब ये नया टर्म क्या आ गया? एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर। अरे जो आप करते हो ना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऐसा ही करते हो, बस ना जीटी दबाना, दैट्स इट। क्या करने का? बस जीटी दबाने का, एक फैक्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि सर करके दिखाओ, जैसे यहां पर हमारा डिस्काउंटिंग रेट कितना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 और टू दी पावर 5। आप कैलसी पे कमांड दीजिए, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कैलसी पे कमांड दीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 1.08 एंड 5 टाइम इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और फिर प्रेस द जीटी, ठीक है, प्रेस द जीटी। तो जैसे आपने जीटी प्रेस किया आपको एक टोटल मिल गई होंगी, ठीक है। आपने जैसे जीटी प्रेस किया होगा, अच्छा ये 5 साल का है कि 4 साल का है? 5 साल का है, राइट, ओके। सो जैसे आपने जीटी प्रेस किया होगा तो आपको एक टोटल मिल गई होंगी। आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, जैसे आपने इक्वल्स टू दबाया, फर्स्ट ईयर का हो गया, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और जीटी दबाया तो आपको टोटल कितनी मिल रही होंगी? 3.9927 समथिंग, ये टोटल मिल रही है। तो ये क्या है आपका इसका आंसर, मतलब कि इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर है ये तब आता है रोल में या एक्शन में जब एक लगातार रेगुलर पेमेंट हो रहा हो तब। अच्छा, इस फैक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाइड कर देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। क्या मल्टीप्लाइड कर देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल मतलब कि एक्चुअल जो आपका कैश आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में कितना है? 50,000। और इस पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर को, ठीक है, अगर इसको कंसिडर्ड करें इनटू कितना था इसका वैल्यू? 3.9927, तो आपका वैल्यू कितना आ जाता है? इनटू 50,000, तो आपका वैल्यू 1,99,650 रुपीज, मतलब कि 1,99,635, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। मतलब जो आपको आने वाले 5 सालों में 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ऐसे जो 5 साल में हाइयर रेट ऑफ, ये जो 5 साल है आपका जहां पर आपको 50,000 आ रहे हैं, तो आप हर साल के अमाउंट को क्या करते जा रहे हो? डिस्काउंट करके सबकी वैल्यू आज प्रेजेंट वैल्यू पर क्या चल रही है ये लाकर देखना चाह रहे थे, राइट। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का यूज कर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या फिर ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन इतना फॉर्मूला, एक लॉजिक याद रखो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे फॉर्मूले वैसे भी एग्जाम्स के अंदर याद नहीं आते, ठीक है। अच्छा, आंसर कंपेयर कर लो। चलो एक काम करो, कितना है? 1,99,750 और यहाँ कितना है? 1,99,635।
मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ 50-100 रुपए का जो डिफरेंस आता है वो तो किस वजह से वो डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डेसिमल प्लेसेस की वजह से क्रिएट होता है। सो दिस इज द समहाउ प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू का अगर कैलकुलेशन करना है तो किस तरीके से करना है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब स्पेसिफिक में बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ जाता हूं, ठीक है, किसकी तरफ, बॉन्ड वैल्यूएशन। नाउ यू कैन गिव द हेडिंग बॉन्ड वैल्यूएशन। यानी पिछले 1 घंटे से मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, तो पिछले 1 घंटे से मैं आपको डिस्काउंटिंग करना सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप किस तरीके से फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो, वो चीजों को हम सीख रहे हैं, राइट। किन चीजों को सीख रहे हैं अभी हम लोग सीख रहे हैं अभी कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए, डिस्काउंटिंग करना चाहिए। अभी हम लोग उन चीजों को यहां पर सीख रहे हैं, राइट। सो बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हमको क्या करना होता है, बॉन्ड जिसके अंदर आपको दो चीजें मिलती है। एक तो आपको रेगुलर कूपन अमाउंट मिलता है, ठीक है, और दूसरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। जैसे कि मान लो आपने आज एक बॉन्ड खरीदा है, आज आपने परचेज कितने में किया, 1000 रुपीज में। तो इस 1000 पे फिक्स होगा कि आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या मिलेगा, कूपन को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि कूपन रेट है 8%, तो पक्का है कि आपको इस 1000 रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर 8% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 80 रुपीज की तो आपकी एक रेगुलर इनकम आएंगी ही आएगी इंटरेस्ट के फॉर्म में। और मान लो मैं बोलता हूं ये 4 साल के बाद मैच्योर्ड होकर आपको 1310 रुपए में मिलेगा। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 1310 रुपए इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। तो आपको फाइंड करना है कि एक्चुअल में इसकी आज वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, इसकी आज में एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, ये आपको फाइंड करना है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये जो बॉन्ड है आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए खरीदा है। पहले साल में आपके पास 80 रुपए का इंटरेस्ट आया, दूसरे साल में भी 80 रुपए का इंटरेस्ट आया, तीसरे साल में भी 80 रुपए का इंटरेस्ट आया, और चौथे साल में 80 रुपए का तो इंटरेस्ट आया ही आया, और ये मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल गई आपको, बराबर, ये मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल गई आपको। तो आपको क्या करना है, ये पूरे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और बस जोड़ देना है। तो उसके लिए मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट जो रेट देता हूं, एक आपको सिंप्लीफाई 10% से बोलता हूं मैं, डिस्काउंट करो किस रेट से, 10%। तो उठाओ कैलकुलेटर और डिस्काउंटिंग रेट बताओ कितना आता है, 0.9090। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करते हो तो 0.9090। फिर दूसरे साल के लिए अगर करते हो तो 0.8264। फिर तीसरे साल के लिए करते हो तो 0.7513। और फिर चौथे साल में अमाउंट चेंज हो गई है तो यहां पर, अच्छा अमाउंट तो बाद में मल्टीप्लाइड करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो कॉमन रहेगा ना, 0.6830। यानी आपको ये 4 डिफरेंट ईयर्स के लिए क्या पता चल गया, उनका प्रेजेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर पता चल गया, जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हो। इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहा जाता है और इसी को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। और ये कैश फ्लो है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 80 इंटू दिस, 80 इंटू दिस, 80 इंटू दिस, और ये 80 प्लस 1310, मतलब कि 1390, दोनों की मिला के टोटल इंटू दिस। तो इन सारे टोटल को आपस में आपने क्या कर लिया, 80 इंटू 0.9090, तो इसका अमाउंट आ गया लगभग 72 रुपीज 72 पैसा। फिर 80 इंटू 0.8264, तो लगभग इसका वैल्यू आ गया 66.111 या 12 राउंड फिगर। फिर 80 इंटू 0.7513, तो 60.10, और फिर 1390 इंटू 0.6830, तो ये आ गया 949.37। और इन सब के आपस में टोटल मार दो, तो इन सब के आपस में टोटल कितनी हो जाती है,
1148.31। ये क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1148 रुपए 31 पैसे आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश के आएंगे। देखने में तो ऐसा लगता है कि आपको कितने पैसे आने वाले हैं, 1390 प्लस 816 240। अगर आप इनकी टोटल मारोगे ना, आपको ऐसा लगता है कि कैश कितना आने वाला है, टोटल 1630 आने वाला है। लेकिन एक्चुअल डिस्काउंटिंग वगैरह सब कट पिटने के बाद, ये डिस्काउंटिंग कंसिडर करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बराबर। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया आपके पास, या तो आप टेबल से बना लो जैसा भी मैंने बनाया है, या फिर दूसरा तरीका है फॉर्मूले का यूज कर लो। सर कैसे करते हैं? इस अगर टेबल में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे ना, 80 रुपए कॉमन है जो हर साल आ रहा है, मतलब ये कूपन का अमाउंट है, ये ब्याज का अमाउंट है जो हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो कूपन अमाउंट को मल्टीप्लाइड कर देंगे हम लोग PVIAF से। सर इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर, और इसमें हमने मैच्योरिटी अमाउंट भी कंसीडर किया था, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड। और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करने के बाद जो टोटल आएंगे, उसके बाद जो टोटल आएंगे वही टोटल, ठीक है, जो भी ये करने के बाद जो टोटल आएंगे उस टोटल को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। चलो जैसे इसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट कूपन अमाउंट कितना है, 80 इंटू आपको डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर निकालना है, क्या रेट से निकालना है, 10%, और कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। चलो निकाल लेते हैं, 7 बराबर आप भी निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 08 ही है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के 10% है। अच्छा ये तो मैंने अपने मन से लिया फिगर, एक 10% लिया मैंने, ठीक है, तो 10, 1 2 3 4 5 और फिर GT, ठीक है, मतलब 80 रुपए के हिसाब से आपको क्या होगा, ये 80 रुपीज क्या है, रेगुलर पेमेंट, लेकिन जो आपका 3.79078, ठीक है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर है, ये क्या डिनोट करता है, ये बताता है कि कुल 4 सालों के अंदर आपकी एन्युटी की वैल्यू इतनी हो जाएंगी। और मार्क ये आपका M इंटू PV, यहाँ A नहीं आता, यहाँ पर मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा, यहाँ ये A नहीं आता, यहाँ सिर्फ क्या आता है, PV आपका मैच्योरिटी अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, PVIF बस आता है। वो कैसे निकाल लोगे आप लोग, सेम यही तरीका, बस GT मत दबाने का, 10% 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 और 1 2 3 4 बार इक्वल्स टू, तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, राइट। अच्छा सो आपको, सॉरी इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मिलेगा और उसको फिर मैच्योरिटी के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, और इस एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर को कूपन अमाउंट के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, तो क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से करते ज्यादा बेटर रहेगा, एक एग्जांपल ही देखते हैं सीधा, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, होप आप लोग एग्जांपल नंबर 4 पे हो। क्या बोलता है, जस्ट रीड अ क्वेश्चन। सो आप लोगों को ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एग्जांपल नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल के बताना है। आपको द पार वैल्यू दिया है, मतलब आपको बॉन्ड की कौन सी वैल्यू दी है, एट पार, पार का मतलब होता है यही उसकी फेस वैल्यू है, कितनी है वैल्यू, 1000 रुपीज। उसके अलावा कूपन रेट दिया है आपको, ठीक है, कूपन रेट कितना दिया है अपने को, 14%, 14%। और बॉन्ड की आपको क्या दी हुई है, मैच्योरिटी पीरियड दी हुई है, मतलब मैच्योर्ड कितने ड्यूरेशन में होने वाला है, तो 5 ईयर्स में, कितनी ईयर्स में,
5 ईयर्स में वो क्या होने वाला है, मैच्योर्ड, मतलब आपको टी भी पता चल गया और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आर की भी जानकारी मिल गई, 13% है। ठीक है, तो आपको कुछ जो जरूरी चीजें होती है वो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या हो गई है, फाइंड आउट हो गई है। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात कर रहे थे, गिवन चीज थी आपके पास, आइदर आप टेबल बना लीजिए, आपके पास ये एक तरीका है, या फिर सीधा सीधा आप अपना बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, कूपन अमाउंट इनटू PVIAF प्लस मैच्योरिटी अमाउंट इनटू PVIF। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने हिसाब से निकालना है, 13% के हिसाब से, और कितने ईयर्स के लिए निकालना है, 5 ईयर्स के लिए। वैसे ही यहां पर भी 13% के हिसाब से निकालना है फॉर 5 ईयर्स। अच्छा सर कूपन अमाउंट कितना है, तो ऑलवेज रिमेंबर फेस वैल्यू का मतलब कि 1000 का 14%, मतलब कि 140 रुपए आपका क्या है, कूपन अमाउंट रहेगा, बराबर। और ये PVIF की वैल्यू कैसे आती है, तो ये आएंगे आपकी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर 5 और बाद में GT दबा देने का, तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर पता चल जाएगा। अच्छा मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में जब भी कुछ नहीं बोला जाता ना, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना कि जो पार वैल्यू है यही मैच्योरिटी होंगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर 5। अब यहाँ GT दबाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो 140 इंटू, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.13 1 डिवाइडेड बाय 1.13 और 1 मतलब 5 टाइम इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड देन प्रेस GT, एंड उसके बाद आपको क्या प्रेस कर देना है, GT प्रेस कर देना है, 1 2 3 4 5 GT। तो आपको इसकी ना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर पता चल जाएगा, शायद 3.5173 समथिंग कुछ आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 140 के साथ, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 492.41 पैसा। ठीक है, प्लस अब सेम मैच्योरिटी का भी करना है, 1000 रुपीज की मैच्योरिटी थी, सेम प्रोसेस यहां पर भी रिपीट होंगी, सेम ये वाली प्रोसेस, बस इतना है कि GT प्रेस मत करना। ठीक है, तो 1000 रुपीज इंटू क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1.13 1 2 3 4 5, मतलब 5वें साल की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.5475 समथिंग। तो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो 542.75 पैसा, 542.76 पैसा कर दो राउंड फिगर, और अगर दोनों को आपस में मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1035 रुपए लगभग 17 पैसे। सो दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। आपके बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी चल रही है, 1035.17। इसके नीचे अगर बॉन्ड मिल रहा होगा तो खरीदो, इसके ऊपर मिल रहा होगा तो मत खरीदो, क्योंकि इस 1035 की करंट वैल्यू है, करंट प्रेजेंट वैल्यू है, उसके ऊपर अगर आपको बॉन्ड मिल रहा है तो आपने परचेस नहीं करना चाहिए, राइट। अच्छा सेम चीज आप लोगों को कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आप एग्जांपल नंबर 5 देखो तो सिमिलर टर्म्स है, 1000 रुपए का बॉन्ड, 12% कूपन, मतलब कि कूपन अमाउंट 120, 3 इयर्स का ड्यूरेशन दिया है और 10% डिस्काउंटिंग रेट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं अगेन। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन करेगा, सॉरी 5 कौन करेगा, आप लोग, क्या है आपके लिए ये होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द सिमिलर टर्म्स है, यहां पर भी वही सेम बातें बोला है, तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क। आप खुद ट्राई करोगे, कहीं अगर डिफिकल्टीज या कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हो। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो भी ऑन द सिमिलर टर्म्स है, बस अब कंडीशन क्या हो गई, अब आपको ना वहां पर जो इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा या टाइम दिया रहेगा ना, वो सेमी एनुअल दिया रहेगा। तो सेमी एनुअल में बस मेरी 2 बातें ध्यान रखना, क्या, देखो ये 100 रुपए पार वैल्यू है, उसका 12% आपको कूपन मिलने वाला था, मतलब 100 का 12% कितना होता है, 12 रुपए, लेकिन ये साल भरे के लिए है। और अगर सपोज करो आपको इंटरेस्ट ही सेमी एनुअल मिल रहा है,
छह महीने में मिल रहा है तो ऑब्वियस है ब्याज भी 12 साल भरे का है, तो आधे साल का कितना होगा, 6 रुपीज। मतलब आपका रेट क्या हो जाएगा, हाफ। रेट क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा, जबकि टाइम क्या हो जाएगा, डबल। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 6 6 मंथ के 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मेरे पास 8 साल है, मेरे पास टोटल 8 साल है, तो 8 साल के अंदर कितने हाफ ईयर्स आएंगे, तो 8 साल के अंदर 16 हाफ ईयर्स आएंगे। मतलब एन की वैल्यू कितनी कंसिडर्ड करना है आपने, 16 टाइम्स। और ये तो आर की वैल्यू है। अगेन सारी चीज पता है आपको। आपको एन की वैल्यू कितनी लेना है, 16 टाइम्स। उसके अलावा आपने आर की वैल्यू कितनी लेना है, 7%। ठीक है, उसके अलावा आपने कूपन रेट कितना लेना है, 6%। तो ये आप लोगों को बॉन्ड वैल्यूएशंस करने के लिए ये रिक्वायर्ड चीजें दी हुई है, एंड दो सिमिलर तरीका है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जैसा। तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई कर लोगे या एक बार बताऊं क्या हो जाएगा 7? सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट है। 6 रुपए का इंटरेस्ट था, यहां पर भी आपने देखो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 14 था, 14 का आधा 7, और टाइम 8 साल था, उसका डबल हो गया 16। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट, लॉजिक, कैलकुलेशन सेम है। हो जाएगा या बताऊं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 भी एक बार जरा देख लीजिए आप लोग। सेम टर्म्स पर है क्या, यहां पर भी बस सेमी एनुअल बोला है, बस ध्यान वही रखना है, सेमी एनुअल है। तो सेमी एनुअल में आपको क्या करना है, रेट को हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है, मल्टीप्लाइड कर देना है। ये दो चीजों का बस ध्यान रखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। ओके, नाउ मैं आ गया बॉन्ड इल्ड के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा इस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर का एक नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड इल्ड। अब हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमको हमारे बॉन्ड से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, हमने जो बॉन्ड एक्वायर्ड किया है उस बॉन्ड से कितनी इनकम जनरेट हो रही है। और बस ये बॉन्ड इल्ड, अभी यही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचा है, जिसके अंदर हम लोग करंट इल्ड सीखेंगे, वाईटीएम सीखेंगे, वाईटीसी सीखेंगे। एंड दो वाईटीएम और वाईटीसी, ये दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर, और इसी दो जगह से क्या होते हैं, मेनली कैलकुलेशंस आते हैं। और अगर आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाईटीएम वाईटीसी में भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, करंट इल्ड पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो शायद ही पूछेगा, नॉलेज के लिए समझ लो, क्योंकि इतना आसान कॉन्सेप्ट पूछ लेगा उसकी उम्मीद नहीं है। ओके, करंट इल्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, करंट अभी तुरंत कितना कमा रहे हो वो बताओ। तो तुरंत कमाने के लिए हमको पता चलना चाहिए कि आपको अभी एनुअल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, आपको अभी एनुअल इंटरेस्ट कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय आपकी मार्केट में प्राइस कितनी है, डिवाइडेड बाय मार्केट में आपकी प्राइस कितनी है इनटू 100। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा करंट इल्ड क्या होता है। ठीक है, सो करंट इल्ड मतलब अभी करंटली आप कितना कमा रहे हो बॉन्ड से, वो तो जो करंटली कमा रहे उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बॉन्ड खरीदा है, से मैं कहता हूं कि मैंने किसान विकास पत्र के बॉन्ड खरीदा है, जिसकी पार वैल्यू कितनी है, एट पार मैंने 10,000 रुपीज के पार वैल्यू पर क्या किया है, खरीदा है किसान विकास पत्र का बॉन्ड। ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, 10%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। ठीक है, तो मुझे इस 10,000 पे 10%, मतलब कि 100 रुपए का, नहीं 100 भी नहीं, 10%, 1,000 रुपए का क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट इनकम होने वाली मेरी। ठीक है, ये कैसी इनकम है मेरी, इंटरेस्ट इनकम है, कि 10,000 पर मुझे 10% क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। जबकि इस बॉन्ड के एक्चुअल में मार्केट में आज के डेट में प्राइस कितनी है, 10,000 नहीं है, मार्केट में 15,000 प्राइस चल रही है। तो उसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालना है आपको, तो इफेक्टिव रेट निकालना है कि आपने इंटरेस्ट कितना पेड किया, तो आपने इंटरेस्ट पेड किया 1,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट में भी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 15,000, इंटू, कहां पे थे हम लोग, किसान,
इंटू 100, तो आपको ना एक परसेंटेज मिल जाएगा। जरा परसेंटेज निकालिए, 1000 डिवाइडेड बाय 6.67. ओके 6.67%। यानी कि आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हो ना, वो इफेक्टिव इस रेट से कमा रहे हो। बोलने के लिए 10% है, लेकिन ये आपने बोलने के लिए 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट का तो सिर्फ 6.67% ही कमा रहे हो। इस कंसेप्ट को बोलते हैं करंट इल्ड। क्या बोलते हैं इसको? करंट इल्ड। एग्जाम्पल नंबर 9 जरा एक बार देखिए और मुझे बताइए क्या ये आप कर लोगे? कैलकुलेट द करंट इल्ड। आपको 1000 रुपए का क्या दिया है? पार वैल्यू दिया, उसका 12% कूपन है, तो 1000 का 12% कितना होता है? 120 रुपए। ये क्या आपका कूपन अमाउंट? अच्छा, बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 ईयर्स की है, मतलब टी पता चल गया। और इट इज मार्केट सेलिंग प्राइस 950, इट्स मार्केट सेलिंग प्राइस, ठीक है। और आपको उसकी क्या पता है कि मार्केट में करंट में ये बॉन्ड कितने में बिक रहा है? 9.5 रुपए में, मतलब उसकी मार्केट प्राइस आपको पता है, करंट में 950 रुपए का वो है। तो सिंपली आपको इंटरेस्ट पता चल गया 120 रुपए, आपको मार्केट प्राइस पता चल गया 950 रुपए। तो करंट आपका एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12.63, ठीक है, 12.63 ये आपका इफेक्टिव रेट पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना था। तो 9 डन, मैं आगे बढ़ सकता हूं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी जस्ट गो थ्रू कर लीजिए एक बार। समझाने लायक पॉइंट नजर आ रहा है कि आप लोगों को? आ रहा होगा तो एक्सप्लेन करूंगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑन द सिमिलर नोट्स, ऑन द सिमिलर नोट्स क्वेश्चन नंबर 12 भी है। बस इसका जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट एक्चुअली अभी आप लोगों को सिखाया नहीं गया है। तो अभी जो अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी की वैल्यू जो निकालने बोला है वो अपने को प्रेजेंटली नहीं सिखाया गया है, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। सिर्फ बी करंट यील्ड आपको निकालना है इसमें। चलिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है YTM, ठीक है। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, इल्ड टू मैच्योरिटी। सर इल्ड का मतलब तो आपने समझाया कि इनकम होती है, इनकम। सर ये टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है? यानी सर मैच्योरिटी तक इनकम होंगी, ऐसा कुछ नाम से पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी तक इनकम होने वाली है। यस, लग नहीं रहा है, ऐसा ही इसका मतलब है। यानी कि इल्ड टू YTM का मतलब क्या होता है? हमने अगर आज कुछ इन्वेस्ट किया है तो मैच्योरिटी तक मुझे ओवरऑल जितने पैसे मिलने वाले हैं, टिल द मैच्योरिटी मुझे ओवरऑल जितने पैसे मिलने वाले हैं वो इफेक्टिव किस रेट से मिलने वाले हैं, मुझे उसका इफेक्टिव रेट चाहिए। मुझे उसका क्या चाहिए? इफेक्टिव रेट चाहिए, बराबर। तो वो इफेक्टिव रेट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूले की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि आपने ना 1000 रुपए के बॉन्ड, ये 1000 रुपए पार वैल्यू है उसकी। कौन सी वैल्यू है? पार वैल्यू है। और आपकी कंपनी ने इस 1000 रुपए पर 10%, ठीक है, ये 1000 क्या है? आपकी पार वैल्यू है, और उस पर 10% आपको क्या मिलने वाला है? कूपन। उसका 10% क्या मिलने वाला है? कूपन। मतलब कि 1000 का 10% कूपन कितना हो जाता है? 10% भी अगर निकाला तो 100, ठीक है। तो 100 रुपए आपकी क्या हो गई? कूपन। 100 रुपए क्या हो गया आपका? कूपन अमाउंट। कूपन अमाउंट मतलब एक रेगुलर मिलने वाला पेमेंट, बराबर, एक रेगुलर मिलने वाला पेमेंट। अब मैं आपको बोलता हूं कि आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कितने साल की? सर मैं बोलता हूं मैच्योरिटी 5 ईयर की है, मतलब आपको टी भी या एन भी पता चल गया आपको। और मैं ये कहता हूं कि ऑन मैच्योरिटी मतलब कि 5 साल के बाद जो मैं रीपेमेंट करूंगा वो करूंगा 1050 रुपीज का। कितना? 1050 रुपीज का। मैं 1050 रुपए का क्या करने वाला हूं? रीपेमेंट करने वाला हूं। कब? भविष्य में। कितना रीपेमेंट करने वाला हूं? 1050 रुपए का रीपेमेंट करने वाला हूं। सो मुझे ये देखना है
मुझे ये देखना है कि टिल द मैच्योरिटी में कितना कमा रहा हूं या कितना गवा रहा हूं, ठीक है। टिल द मैच्योरिटी मुझे क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे हम, किसके हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, तो इन्वेस्टर को तो 100 रुपए का कूपन मिल ही रहा है। 100 रुपए का पहले साल में, 100 रुपए का दूसरे साल में, 100 रुपए का तीसरे साल में, 100 रुपए का चौथे साल में एंड 100 रुपए का 5वें साल में, ठीक है। तो आपको तो ये एक रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो गई कूपन से, ठीक है। इसके अलावा आपको और 1050 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। काय के ये 1050, तो ये 1050 आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है। क्या है ये, मैच्योरिटी अमाउंट है। तो YTM मतलब मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जिससे मैं इसको डिस्काउंट कर सकूं, ऐसा मुझे एक YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट चाहिए। बट वो रेट ही तो नहीं पता, वो रेट ही तो निकालना है कि इसको कौन से रेट से डिस्काउंट करना चाहिए, हमको वो रेट फाइंड आउट करना है, राइट। यील्ड टू मैच्योरिटी में वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है, और अगर परसेंटेज दे दिया जाए तो नॉर्मली अमाउंट फाइंड आउट करना रहता है। तो वो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ना दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दो तरीका है। एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्स YTM। क्या बोलते हैं उसको, अप्रॉक्स YTM। आप नोट डाउन कर लो फॉर्मूला अप्रॉक्स YTM का। क्या होता है उसका फॉर्मूला, कूपन अमाउंट मतलब कि ब्याज, उसके अलावा फेस वैल्यू, या इसको आप फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हो, दोनों भी तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हम लोग इसको फ्यूचर वैल्यू ही बोलेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय N एंड होल डिवाइडेड बाय F प्लस P डिवाइडेड बाय 2। ये काय का फॉर्मूला है, अप्रॉक्स YTM का। आप अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स पर ज्यादा कंफ्यूज्ड मत होना, वहां थोड़ा फॉर्मूला अलग लिखा हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले का मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं निकालने जा रहा हूं यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक कितना फायदा होने वाला है। तो हमको तो ये चीज पता थी, क्या चीज पता थी कि भाई हमको कूपन अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, हमको एक कूपन अमाउंट तो फिक्स्ड है कि हमको एक कूपन अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। हमको एक कूपन अमाउंट फिक्स्ड है कि मिलने वाला है, ओके, ठीक है। यहां तक बात सर समझ में आ गई। तो मैं बोलता हूं कि आपको एक कूपन अमाउंट मिलने वाला है, कोई भी अमाउंट ले लेता हूं, 100 रुपए रेगुलर मिलेगा। अच्छा, इसकी जो रिडीमेबल वैल्यू है, ठीक है, ये आप या तो फेस वैल्यू बोल सकते हैं। फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू सपोज करो 1000 है और करंट मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है, एक एग्जांपल के लिए 900 रुपए, मतलब 900 डिस्काउंट में आपको मिल गया, 100 रुपए ऐसे ही फायदे में थे आप। तो डिवाइडेड बाई, अगर मैं ये 5 ईयर का है तो मुझे ये प्रॉफिट जो है 100 रुपए का, क्योंकि 900 रुपए की चीज आपको, सॉरी 1000 रुपए उसकी वैल्यूज है, फेस वैल्यू है, मतलब आपको रिडीम करते समय 1000 रुपए मिलेंगे, जबकि करंटली आपको कितने में मिला है वो चीज, करंट प्राइस कितनी है 900, मतलब 100 रुपए का तो यहीं पे सीधा सीधा फायदा दिख रहा है आपको। लेकिन ये 100 रुपए का फायदा 1 साल के लिए नहीं है, 5 साल तक होल्ड करेंगे तब है। मतलब हर साल का फायदे की बात करूं तो 200 ऐसा 5 साल तक 200 का फायदा हुआ होगा। एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय द, जो भी आपकी फ्यूचर या फेस वैल्यू है वो, प्लस जो भी आपका फ्यूचर वैल्यू होगा वो, प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। आप इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये 100 तो मिलना ही मिलना है, तय है, कूपन अमाउंट है। अच्छा, रिडम्पशन मतलब कि मैच्योरिटी पर आपको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है वो फाइंड आउट कर रहे हो। तो हमको यहाँ 100 का फायदा होगा, लेकिन ये 100 का फायदा 5 सालों में बट जाएगा, ठीक है। 100 का फायदा 5 सालों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो आपका फेस वैल्यू और ये जो मार्केट प्राइस है, हमने सीधा उसका क्या ले लिया यहाँ पर, एवरेज,
तो दोनों का अगर मैं प्लस करके अगर डिवाइड करूं तो मुझे दोनों का एवरेज पता चल जाएगा। कितना आ रहा है दोनों का एवरेज? 100। अच्छा इसको भी बताओ, 100 रुपए का बेनिफिट 5 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए कितना? 20 रुपीज। 1 साल के लिए कितना? 20 रुपीज। और यही अगर एवरेज को डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 950 रुपए। ठीक है, कितना? 950 रुपए। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर ले, 120 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100, तो हमको क्या पता चल गया? अप्रॉक्स YTM, अप्रॉक्स YTM। ओके, सो इसको सिंप्लीफाइड करने पर कितना आता है? 1200, 120 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100, 12.63%। मतलब ये आपका क्या निकला? YTM इल्ड टू मैच्योरिटी वाला परसेंटेज निकल गया, राइट। चलिए एक क्वेश्चन आपको YTM से रिलेटेड दिया है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 13। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 जल्दी से स्टार्ट कीजिए आप लोग। एग्जांपल नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपको? ये बोलता है कैलकुलेट द बॉन्ड YTM इल्ड टू मैच्योरिटी निकालो बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिस्टर गुप्ता है जो कि परचेस करते हैं 1000 रुपीज के फेस वैल्यू का बॉन्ड, ठीक है, और उसके ऊपर कूपन रेट कितना है बोलता है? 10%। मतलब आप कूपन अमाउंट निकाल सकते हो, तो आपका कूपन का जो अमाउंट है कितना आ जाएगा? 1000 रुपए का 10%, मतलब कि 100 रुपए। ये आपको क्या पता चल गया? 100 रुपीज कूपन अमाउंट पता चल गया। अच्छा, द बॉन्ड्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टाइम कितना है आपके पास? तो आपके पास एन की वैल्यू गिवन है 4 इयर्स। एन की वैल्यू कितनी है? 4 इयर्स। और बोलता है गुप्ता ने पेड कितना किया है? 1032 रुपए 40 पैसे। मतलब ये आपको करंट प्राइस बता रहा है उसकी, कि 1032 रुपए 40 पैसे देकर खरीद के लाया है उसने ये बॉन्ड। तो बोलता है आपको आगे, नोट द बॉन्ड मेक एनुअल इंटरेस्ट कूपन पेमेंट द फर्स्ट। मतलब कि आपको जो भी है एनुअली कैलकुलेशन करना बोलता है, मतलब सेमी एनुअल नहीं है, एनुअली कैलकुलेट करना है। चलो, तो मैं अगर YTM निकालने जा रहा हूं तो कौन से फॉर्मूले से निकालता हूं? अप्रॉक्स YTM से निकाल देते हैं कि कितना हमारा इल्ड टू मैच्योरिटी आना चाहिए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या? कूपन अमाउंट इतना तो मिलना तय है, प्लस फेस वैल्यू, क्योंकि हम रिडीम जब करेंगे भविष्य में कुछ नहीं बताया, तो फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आप प्राइस भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय एन एंड होल डिवाइडेड बाय। सो ये आपका अप्रॉक्स YTM का फॉर्मूला है, राइट। क्या का फॉर्मूला? ये अप्रॉक्स YTM का फॉर्मूला है। अब यहां से वैल्यूज जस्ट गो थ्रू करो और वैल्यूज पुट डाउन करते चलो। जैसे कि 100 रुपीज कूपन अमाउंट है, प्लस आपको फेस वैल्यू पता है 1000 रुपीज फेस वैल्यू है, माइनस प्राइस कितना चल रहा है? 1032 रुपए 40 पैसे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैच्योरिटी मीन्स 4 इयर्स, एंड होल डिवाइडेड बाय जो अमाउंट था डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो आपको इसको अगर लॉजिकल समझना है तो कैसे समझोगे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इतना तो पता है हमको 100 रुपए तो मिलने ही मिलना है क्योंकि फिक्स्ड कूपन है। अच्छा, 100 रुपए 1000 रुपए फेस उसकी फेस वैल्यू है, मतलब रिडम्पशन के समय कितना मिलेगा? 1000 रुपए। कितना मिलेगा? 1000 रुपीज। जबकि करंट भाव कितना चल रहा है? आपने कितने में खरीदा? 1032 रुपए 40 पैसे में। यानी नुकसान में रहे के यहां पर हम कितने के नुकसान में रहे? 32 रुपए 40 पैसे के। लेकिन ये नुकसान 1 साल का नुकसान नहीं है, ओवरऑल कितने साल का नुकसान नहीं है? 4 ईयर का नुकसान है। कितना नुकसान है? 4 ईयर का। तो 1 साल का कितना होना चाहिए? कर लो, 1000 माइनस 1032.40, तो माइनस में आएगा -32.4 एंड डिवाइडेड बाई 4 अगर करता हूं उसको, तो आपको
100 रुपए तो मिलना ही मिलना है, और यहां से मिलने के बजाय नेगेटिव आ रहा है आपका आंसर 8.10 का, ठीक है। और इधर नीचे तो आपको सिर्फ एवरेज लेना था, आई थिंक सो कितना एवरेज आया था, अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज 1000 प्लस 1032.90, ओके, और डिवाइडेड बाय 2। तो इधर डिवाइड में पूरा सिंप्लीफाई करके मैं आंसर जैसे डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, इतना आंसर करीबन कुछ आना चाहिए था। सर 0.2 बस है, 0.45 नहीं है। कितना है? 0.2। एक मिनट। ओके, तो ये 1016 रुपए 20 पैसा, 1016 रुपए 20 पैसा, और इसी को सिंप्लीफाई कर लो। 100 रुपए जो आपको मिलने थे कूपन से, लेकिन आपका जो रिडम्पशन पे जो आपको नुकसान हो रहा है 8 रुपए 10 पैसे का, तो आपका नेट कितना आपको मिलेगा? अगर नुकसान हटा दूं तो 91 रुपए 90 पैसे, ये इफेक्टिव अमाउंट है जो आपको मिलेंगी, जबकि इफेक्टिव 1016.20, ठीक है, ये आपका एवरेज प्राइस है। तो यहां से आपको एक क्या मिल जाएगा? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक सो 9% के आसपास आ रहा है, 9.04% के आसपास आ रहा है। लेट्स चेक, 9% के आसपास आना चाहिए आपका YTM। सो 9% के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है YTM। बुक के सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपने, ठीक है, बुक के सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन आप कर लोगे कि एक बार बताओ, YTM ही निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, और अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स YTM पर होना चाहिए। YTM भी दो तरीके से निकलता है, एक IRR बेसिस पर और एक अप्रॉक्स, तो सिर्फ आप अप्रॉक्स पे फोकस करो पहले। ओके, 14 डन हो जाएगा। इसका आंसर आई थिंक सो 14.63 कुछ आता है। ओके, सो ये किसके बारे में बात किया हमने? इल्ड टू मैच्योरिटी। सर इल्ड टू कॉल में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं तो नाम का एक फर्क है, और दूसरा फर्क क्या है? फॉर्मूले में जहां पर मैं ये फेस वैल्यू यूज करता था ना, एफ की जगह अब यहां पर क्या आ जाएगा? कॉल प्राइस आ जाएगा। बाकी पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, बस फेस वैल्यू जहां पर आपकी पहले फेस वैल्यू आती थी वहां पर अब कॉल प्राइस आ जाएगा, बाकी पूरा सेम है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप 15 से इस बात को और ज्यादा बेटर वे में क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी होप एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर हो। तो क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 15? द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ₹1000, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड इज 10 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड इज 10%, और बोलता है इट इज रिडीमेबल या फिर कॉलेबल इन 5 ईयर्स। ओके, मतलब हमको कॉलेबल ईयर्स दे दिया। द कॉल प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 5 ईयर, और 5 साल के बाद जो पैसा मिलेगा वापस वो 1050 मिलेगा बोलता है, और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹9.5। आई थिंक सो सब तो पता ही, अपने को कूपन अमाउंट चाहिए 1000 का कितना परसेंट? 10%, कितना होता है? ₹100, राइट। अच्छा, उसके अलावा अप्रॉक्स YTM निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, यस, ओपन योर आईज एंड ब्रेन, आप लोगों को कॉलेबल बॉन्ड या रिडीमेबल बॉन्ड अगर आते हैं तो आप लोगों ने जितने भी कॉलेबल या रिडीमेबल बॉन्ड के बारे में अगर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये 5 ईयर से अब कंसिडर्ड करना शुरू करना है। मतलब आपको एन की वैल्यू कितनी कंसिडर्ड करनी पड़ेगी? 5।
बाकी रेस्ट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। देख सकते हो आप यहाँ पर पूरा फॉर्मूला वगैरह सेम है। इंटरेस्ट अमाउंट, ये उनका कॉल प्राइस, उनका मार्केट प्राइस, सो एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट वाईटीसी के अंदर। जस्ट आप एक बार सॉल्यूशन ओवरव्यू करके मुझे बताइए, क्या आप एक बार ट्राई कर सकते हैं? क्या बताओ ये क्वेश्चन करके। ओके, जस्ट एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात चल रही है, जहां आपको वाईटी से निकालना है, इल्ड टू कॉल निकालना है। तो अप्रॉक्स वाईटीसी का फॉर्मूला होता है आपका कॉल मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि यहां पर हम इंटरेस्ट को आई से भी डिनोट कर सकते हैं, कूपन अमाउंट से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस कॉलेबल अमाउंट। कॉलेबल जो बॉन्ड की वैल्यू रहती है ना, वो कॉलेबल अमाउंट, क्योंकि कॉलेबल अमाउंट को भी मैं शॉर्ट में अगर सी लिख दूं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे ये वाले सी और ये वाले सी में, ठीक है। तो कॉलेबल अमाउंट, ठीक है, कॉलेबल अमाउंट माइनस मार्केट प्राइस, कॉलेबल अमाउंट माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, divided by number of years, and whole thing is divided by callable price plus market price divided by 2। आपने ये फॉर्मूला सबसे पहले तो यूज करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कूपन अमाउंट कितना था हमारा, इसकी जगह वैल्यू रख देता हूं 100 रुपए, प्लस कॉलेबल अमाउंट कितना था आपका 1050, तो उसकी जगह वैल्यू रख देता हूं 1050, माइनस 950, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने मैच्योरिटी के 5, एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1050 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 12% आंसर आया बोलते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। जस्ट सिंप्लीफाइड इट, देखो एग्जैक्टली 12% आ रहा है क्या, लगभग आसपास तो दिख रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, 12 के लगभग आसपास दिख रहा है। इसलिए हम इसको फॉर्मूले को क्या नाम देते हैं, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा लेकिन आसपास का वैल्यू जरूर देगा। शायद यहाँ पर आपको 1050 मिलने वाले, जबकि आज सिर्फ 950 खर्च कर रहे हो, मतलब आपका 100 का यहाँ पर बेनिफिट है, डिवाइडेड बाय 5 सालों तक ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अमोर इसको क्या करना है आपने, 20 रुपीज, तो 20 रुपीज एवरी ईयर हम धीरे 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 प्रॉफिट क्या करते चलेंगे, रिकॉग्नाइज करते हुए चलेंगे। अच्छा, होल थिंग इज डिवाइडेड बाय द 1050 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करूंगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 500। ये मैंने डायरेक्टली 500 कैसे लाया, 1050 प्लस 950 दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपन फॉर्मूले के अंदर हाफ हाफ कर देते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ ये वाला, सर डिवाइडेड बाय 2 है तो 1000 आएगा ना। अच्छा, ये इसका टोटल होता है 2000 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1000 बराबर, बाकी तो सब सही था। मैं फिर से लिख लेता हूँ, 100 इसको माइनस किया तो कितना आ गया 100, और 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। उसके अलावा 1050 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 1000, मतलब कि 120 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 means exactly 12%. This is your approx YTAM, sorry YTC, yield to call. Okay, realized yield to maturity you can skip ये वाला टॉपिक, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, सो यू कैन स्किप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 से अब बार बार वही पूछेगा, yield to maturity निकालो, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब ही प्राइस निकालना है, P0 कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट करके, कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट करके। फिर क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो ऑन सिमिलर टर्म, जहां YTM और YTC निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कितने मार्क्स के लिए आएंगे सर? ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है सीधा का सीधा, ठीक है। सिर्फ बस इतना सा? यस, वाईटीसी और वाईटीएम निकालने के लिए 16 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस यूनिट से पूछता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली फॉर्मूलाज और प्रेजेंटेशन, मैं एक काम करूंगा, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके पास ना एक आंसर की शेयर करूंगा। सो 12% आ रहा था, यस। एंड यहाँ पर आपको ये 16 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर वाईटीसी वाईटीएम निकालना होता है। बट वाईटीसी वाईटीएम निकालने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग आईआरआर या फिर ट्रायल एंड रन मेथड बोलते हैं, ट्रायल एंड रन मेथड, ठीक है। बट फिलहाल में भी आप लोगों ने अप्रॉक्स वाला ही तरीका फॉलो करो, बिकॉज ट्रायल एंड जो एरर मेथड है, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। सो हमारे पास जब आपके ये फर्स्ट पेपर के बाद जब एडिशनल टाइम रहेगा ना, तो उसमें हम ट्रायल एंड रन मेथड को, एरर मेथड को चेक कर लेंगे, ओके। सो अभी आप लोगों ने अप्रॉक्स वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ना है, ओके। ये सारे जो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिखेंगे ना, ये पूरे सिमिलर, बस यहाँ पर ये वाला छोड़ देना, ठीक है, ये वाला आप छोड़ देना, बिकॉज ये वही ट्रायल एंड आईआरआर मेथड है। और मैं फिलहाल में भी आईआरआर मेथड वाला न बताते हुए मैं भी आपको कौन से तरीके से बता रहा हूँ, अप्रॉक्स वाईटीएम, अप्रॉक्स वाईटीसी, ये वाले कंसेप्ट से बता रहा हूँ। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्रैक्टिस के, सो ये आप लोगों ने एक बार गो थ्रू करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ सब वाईटीएम और वाईटीसी के प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे। तो ये आप लोगों ने प्रॉब्लम्स एक बार क्या करना है, गो थ्रू करते हुए चलना है। कहाँ तक के? ये सारे प्रॉब्लम्स आपने गो थ्रू करना है, जो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए चल रहा हूँ। ये सेम है सब, वाईटीएम वाईटीसी के लॉजिक और फॉर्मेट फॉर्मूले सबके सिमिलर है, यस। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, यस। एक मिनट, पेपर बने इधर से थे पूरे, एक मिनट सर सेंड करना ना, अभी तुरंत कर देता हूँ। कहाँ गया आपका ये फाइनल पेपर? जैसे बाद में और भूल गया तो फिर और निकल जाएगा दिमाग से, इसलिए तुरंत भेज ही देता हूँ। एक तो ये भेज ही दिया था पास्ट ईयर वाला, उसके अलावा जो एनएमडी में भी पेपर कंडक्ट हुए थे, ये था आपका फाइनल पेपर पीएफ का, प्राची, ठीक है, ये पीएफ का है। उसी तरीके से सर मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, मैं एक को किसी को भी भेज दिया तो वहां से वो व्हाट्सएप मोबाइल से भेज देता हूँ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी सर। ये फाइनल पेपर, ये मेरे ख्याल से फाइनेंशियल डेरिवेटिव का होना चाहिए, ठीक है। ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव का हो गया, एक पीएफ का हो गया, एक और पेपर होगा आपका आईएपीएम टेस्ट सीरीज फुल पेपर, ठीक है। ये तीनों पेपर दे दिया। एंड कुछ पेपर्स मैंने भी जैसे क्लास के अंदर कंडक्ट कर रखे थे टेस्ट पेपर, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन इसमें से बुक से भी है, जो आपकी जो नोट्स है ना, नोट से ही कुछ क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में उठाए हुए थे। ये सारा डाटा पे एज इट इज किसको, सलोनी को भी फॉरवर्ड कर देना, यस ठीक है। सब इनकी जो अलग अलग टेस्ट हुई थी ना, सब टेस्ट के पेपर्स है ये सारे। चलो आ जाता हूँ वापस, छोटा सा बस अब एक पार्ट बाकी है, एटलीस्ट उस पार्ट को कवर करके इस टॉपिक को भी एंड करते हैं। एंड देन फिर आप लोग भी अपने नेक्स्ट मतलब जो भी आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है उसके तरफ फिर फोकस करना पूरी तरीके से। फिर इसके लिए हम लोग कैसा, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बाद वापस फिर भिड़ेंगे पढ़ने के लिए, मतलब 17 तारीख के पेपर के बाद। फिफ्थ मॉड्यूल फिर अगर समय है तो मॉर्निंग में एक बार कर सकते हैं, क्या नाइट में ही करना है? सब मॉर्निंग में कर लेते हैं, ठीक है। बट मॉर्निंग में ना एक बार कितना टाइम लगेगा सर एटलीस्ट? वो छोटा सा टॉपिक है, वो 1 आवर के अंदर हो जाएगा, डिटेल में 1 आवर के अंदर हो जाएगा,
तो सर मॉर्निंग में कर ठीक लेते है। हैं। बट एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, एक बार 7 AM को मुझे रिमाइंडर कॉल कर देना क्लास के लिए। 7 को कर यस देना तो 7:30 तक चालू कर देंगे, 8:30 तक फिनिश हो जाएगा। तो फिर 8:30 से मेरा जो रूटीन शेड्यूल है मैं वो फॉलो कर लूँगा फिर, ठीक है। ओके सर। चलो अभी प्रेजेंटली ये वाला एक टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर अभी प्रेजेंटली क्वेश्चन नंबर ये जो 24 है, 23 तक के तो जो प्रॉब्लम्स है वो YTM YT6 से रिलेटेड है। ओके, ये भी आपका इल्ड टू मैच्योरिटी से रिलेटेड ही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को समझना क्या है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इल्ड टू मैच्योरिटी। आपको YTM निकालना है, रेट निकालना है। आपको ना करंट प्राइस दी हुई है, मतलब कि आपको P0 दिया हुआ है और आपको फेस वैल्यू, मतलब कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो गिवन है और उस पर जितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी गिवन है। तो फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएंगी। तो आपको इन शॉर्ट फ्यूचर वैल्यू भी पता है, ठीक है। आपको इन शॉर्ट फ्यूचर वैल्यू भी पता है, प्रेजेंट वैल्यू भी पता है। तो उसको ऐसे क्या रेट से डिस्काउंट करना है कि उसकी वैल्यू सेम आए। YTM आपको जनरली क्या बताता है, YTM आपको बताता है अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू भी है और करंट वैल्यू भी है तो ऐसे क्या रेट से फ्यूचर को डिस्काउंट करो कि वो करंट के बराबर आ जाए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक, जैसे आपको ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट सिक्योरिटीज के बारे में दिया होगा। तो मान लो कोई सिक्योरिटी A है, B है, C है, D है, E है। तो जैसे मैं पहले गौ सिक्योरिटी की बात करता हूँ, तो आपका 1,00,000 रुपए, जबकि कूपन रेट कितना है 0, मतलब कूपन रेट 0 मतलब ब्याज भी कितना मिलेगा 0। तो आपको टोटल फ्यूचर में कितना मिलने वाला है, ओनली 1,00,000 रुपए मिलने वाला है। जबकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 88,968। तो इसको मैं ऐसे कौन से रेट से डिस्काउंट करूं कि ये 1,00,000 को ऐसे कौन से रेट से डिस्काउंट करूं कि इतना आंसर आना चाहिए। तो सर इसको सिंप्लीफाई कैसे किए, बस सिंपली मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ठीक है। और मैच्योरिटी ईयर कितना है 1, तो टू दी पावर 1। सो आपको फ्यूचर वैल्यू पता है कितनी, भाई इसकी फ्यूचर वैल्यू 1,00,000 रुपीज है। आपको आर भी पता है, ठीक है। आर मतलब कि रेट ऑफ, नहीं सॉरी आर नहीं पता, यही तो निकालना है अपने को कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। तो हमको वो नहीं पता, 1 प्लस ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता। लेकिन हमको इसका करंट प्राइस पता है 88,968। तो मैंने ऐसे कौन से रेट से आर यहाँ क्या लेना चाहिए कि उसको मैं डिस्काउंट करूं तो ये बराबर आ जाए। तो एक काम करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से। तो ये टर्म को ले जा लेते इधर और इसको ले ला लेते इधर, मतलब 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाय 88,468। तो इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 88,468। सो ये समथिंग 1.13 कुछ आ रहा है, शायद कुछ लिखने में गड़बड़ तो नहीं किया, यस सॉरी लिखने में गड़बड़ किया, अमाउंट 88,968 है, 968। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 88,968। तो ये अमाउंट ये डिवाइड करने पर आता है 1.123 समथिंग समथिंग, और ये इधर आ गया था 1 प्लस आर। तो ये 1 जो है ना ये इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी डिराइव्ड होती है यहाँ से, आर इज इक्वल टू आ जाता है आपका 0.12, मतलब कि इन शॉर्ट 12%। तो आपका पहले साल का निकल गया, उसके आगे और भी डिजिट थे, 12 के आगे भी और भी डिजिट थे, तो 12.40। तो ये पहले साल का निकल गया। अब दूसरे साल के लिए निकालेंगे, तो जब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो पहले साल का रेट तो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुका ही है, और पहले साल के जो ब्याज था वो था इतना। पहले साल जो अपने को ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में वो कौन से रेट से मिलेगा, फर्स्ट ईयर के रेट से मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर की बात अगर करें हम, सेकेंड ईयर, अब ये जो सिक्योरिटी बी है ये 2 साल के लिए है, मतलब पहले साल ब्याज मिलेगा 12,750। सर ये ब्याज कहाँ से निकाला, ये फेस वैल्यू इनटू कूपन अमाउंट। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, इंटरेस्ट। एंड जब इसका सेकेंड ईयर के मैच्योरिटी अमाउंट कैसे निकलेंगी, ये 1,00,000 प्लस
आपका इंटरेस्ट अमाउंट और फिर उनको डिस्काउंट करना है। तो ये ना इक्वेशन बनते जाएगा, यहाँ से आपको आर की वैल्यूज हर बार फाइंड करते जाने। जैसे जैसे एक एक साल आगे बढ़ते जाएगा, एक एक साल की यहाँ पर वैल्यूज क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक एक साल का, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब 5वें साल में तो 5 साल का कैलकुलेशन हो रहा है। यही अगर 4 साल का होता तो 1 2 3 एंड 4, यही अगर 3 साल का होता तो 1 2 3, यही अगर 2 साल का होता तो 1 2, और ये अगर साल का रहता मतलब सिंगल फर्स्ट ईयर का रहता तो बस एक बार होता। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चंस है जो आने का चांस होता है, बट अभी तक ये पास्ट ईयर के ट्रैक में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक के पास्ट ट्रैक के अंदर, राइट। तो वो एक ही क्वेश्चन था आपका। अगर इफ स्टिल ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई होंगी तो इसके ऊपर मैं फर्दर जो आपका रेगुलर क्लास जो होगा, रेगुलर मीन्स एग्जाम के पहले वाला क्लास, तो वहाँ एक बार और इसको टच कर दूंगा। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक आपके पास इस यूनिट के अंदर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन। एंड प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सो यू कैन स्किप। बस आपको बताने के लिए बता दूं कि किस तरीके से निकलता है। तो जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है डिवाइडेड बाय क्या कर देना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये बिल्कुल पूछने का आसार नहीं नजर आता मुझे, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं करना। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, बस फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आपको वैल्यू पता चल जाती है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको पता चल जाती है। ठीक है, सो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, यू कैन स्किप। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब फॉर्मूले वाइज जो मैंने भी बात किया कि आपको कैसे निकालना है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप। तो कैसे निकालोगे, जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप इसको केपी के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको जैसे मैं बोलता हूं मैंने 10,000 का डिविडेंड दिया, जबकि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है प्रेफरेंस शेयर का, 8% है। कितना है, 8%। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.08, तो लगभग 1,25,000 मेरे प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू रही होंगी। बस इतना सा कैलकुलेशन करना था। ठीक है, सो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है प्रेफरेंस शेयर वाला। जो है इस चैप्टर के अंदर से वह है वाईटीएम वाईटीसी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वाईटीएम एंड वाईटीसी के कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है अपने साइड से जितना पॉसिबल हो सकता है गो थ्रू कीजिए, जितना आपको समझ में आता है उतना गो थ्रू कीजिए। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी अगर इसमें डाउट रहता तो एक बार पर्सनली भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज बिफोर एग्जाम जो क्लास कंटिन्यू करेंगे वहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी ये वाले क्वेरीज जो होंगे आप वहां पर रेस कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रॉम माय साइड जो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो यूनिट नंबर 1 था फिक्स्ड इनकम, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम, सो वो मेरे साइड से डन। एंड होप कि आपको भी थोड़ी बहुत बेसिक इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आई होंगी। एंड अब थोड़ी और अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी, राइट। सो यहाँ पर आज की क्लास को क्या किया जाएगा, सो ये एंड करते हैं हम लोग आज का सेशन यहीं पर। आपका मॉड्यूल नंबर 1 हम लोगों ने एक क्विक गो थ्रू करने की कोशिश किया है। ठीक है, एक फास्ट ट्रैक में हम लोगों ने क्या कोशिश किया है, मॉड्यूल 1 को यहाँ पर फिनिश करने की कोशिश किया है। चलिए, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने पार्ट्स के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तब तक के टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।